आप सभी पढ़ने वालों को मेरा नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे और अपनी सफलता की ओर पूर्णतः फोकस्ड होंगे, क्योंकि एक जगह फोकस होने पर ही सफलता मिलती है, यह तो गारंटी है। जिस प्रकार आप किसी चीज़ पर फोकस करते हैं, आपकी सारी मानसिकता, आपका पूरा कंसंट्रेशन लक्ष्य पर फोकस हो जाता है, जहां आप उस पर ध्यान लगाते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज एनसीईआरटी बुक की 6ठी कक्षा की जो पुस्तक है, पृथ्वी और हमारा आवास, उसका दूसरा अध्याय अक्षांश और देशांतर। चलिए शुरू करते हैं। देशांतर रेखाएं किसी स्थान की स्थिति को बताने या जानने के लिए उन स्थान के अक्षांश के साथ साथ उस स्थान का देशांतर को भी जानना आवश्यक होता है। आपने पहले मेरी जो कक्षाएं हुई हैं एनसीईआरटी बुक की, उसमें अक्षांश को बता दिया गया है। आप उसे यदि पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, फिर से पढ़िए, जितनी बार पढ़िएगा उतना लाभ होगा। और यदि नहीं पढ़ा है आपने तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जरूर से जरूर उसको एक या दो बार जरूर उसको देखिए और समझिए, क्योंकि अक्षांश और देशांतर जब समझिएगा बढ़िया से, तभी आप ज्योग्राफी के अन्य भागों को बेहतरीन ढंग से समझ पाइएगा। तो किसी जगह की स्थिति को जानने के लिए वहाँ का अक्षांश और देशांतर को जानना बहुत आवश्यक होती है। अक्षांश आपने पढ़ लिया है, देशांतर के बारे में हम लोग देखते हैं। देशांतर रेखाओं की कुछ विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं के साथ साथ मैं अक्षांश से उसकी तुलना भी करता चलूँगा, ताकि आपको और बेहतर ढंग से समझ जाए। संभव हो तो आप लोग कॉपी और कलम के साथ बैठें, ताकि आपको इसकी पढ़ाई के साथ साथ एक बेहतरीन नोट्स भी तैयार हो जाए। और मेरा स्पष्ट कहना है आप लोगों से, यह गुजारिश है कि आपके द्वारा बनाया गया अपना हैंड राइटिंग नोट्स यदि बन जाता है तो शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन पुस्तक होती है आपकी, और उससे आप बहुत जल्द समझ सकते हैं अपने भाषा में अपने शब्दों को दोबारा जब पढ़ेंगे तो वह ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। तो देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या है भाई? देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती हैं। इसे देशांतरीय यामोत्तर या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं चित्र के माध्यम से दिखाता हूं। जो रेखाएं हैं, यह रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। ये रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। बेहतरीन ढंग से समझना है और अच्छी तरह से अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर देना है। ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। बढ़िया समझ आइए। जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर गुजरती हैं, वे सभी देशांतर रेखाएं हैं। जिसे देखिए यहाँ पर प्रमुख यामोत्तर लिखा हुआ है, ये देशांतर रेखाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरती हैं। अगला है, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों को मिलाती है। अभी आपने देखा चित्र में, उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों को मिलाती है। अर्थात सभी देशांतर रेखाएं आपस में 2 बार मिलती हैं। याद रखिएगा, सभी देशांतर रेखाएं आपस में 2 बार मिलती हैं। एक बार उत्तरी ध्रुव, दूसरी बार दक्षिणी ध्रुव पर। एक बार उत्तरी ध्रुव पर, दूसरी बार दक्षिणी ध्रुव पर। मान के चलते हैं यह ग्लोब है, यह पृथ्वी है, इसका उत्तरी ध्रुव यहाँ है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ है। अब हरेक रेखाएं यह मिलेगी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर मिल रही है। देखिए, बेहतरीन ढंग से समझना है। हरेक अक्षांश रेखाएं 2 बार मिलती हैं आपस में, जबकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ये कभी आपस में नहीं मिलती हैं। याद रखिएगा, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ऊपर से नीचे। सभी देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुव पर मिलती हैं, और दोनों ध्रुवों पर चूंकि मिलती हैं तो उसकी लंबाई बराबर होती है, क्योंकि सभी जगह पृथ्वी की गोलाई समान है। तो वह पृथ्वी को एक चक्कर ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण को लगाता है, इसलिए उसका लंबाई बराबर होती है। जबकि अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। वो अक्षांश रेखाएं, सबसे बड़ा जो है वो विषुववृत्त है, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे छोटा ध्रुव पर है। तो जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण की ओर जाएगा तो वह घटते जाता है, वह छोटा होता जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर
कम होते जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्रमशः उत्तर और दक्षिण की ओर कम होती जाती है। यह विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है और सबसे कम ध्रुव की ओर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी याद रखिएगा, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, क्योंकि वह समानांतर होता है। आप जानते हैं कि समानांतर रेखा उसे कहते हैं जो हर जगह बराबर बराबर है। आगे चलते हैं। देशांतरीय गणना। अक्षांश रेखाओं से भिन्न देशांतरीय याम्योत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन है। चूँकि देशांतरीय रेखाओं की लंबाई समान होती है, चूँकि इसमें इसी गणना में कुछ समस्याएं आ रही थी, तो सभी देशों ने मिलकर निश्चय किया, तय किया कि ग्रीनिच मेरिडियन एक जगह है लंदन में, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला, यहाँ निर्णय किया गया कि इस जगह से, ग्रीनिच जगह से गुजरने वाली याम्योत्तर रेखा को मेन रूप से माना जाएगा। इसका नाम प्रमुख याम्योत्तर रेखा दिया गया है और इसके पूर्व और इसके पश्चिम की ओर गणना, इसको डिवाइडर माना गया। इससे पूर्व और इसके पश्चिम, ग्रीनिच रेखा के पूर्व और ग्रीनिच रेखा के पश्चिम की ओर गिनती शुरू की गई। यह उस बैठक में तय किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रिटिश राजकीय वेधशाला लंदन, कहाँ तय किया गया था? ब्रिटिश राजकीय वेधशाला लंदन में स्थित है, वहाँ पर यह तय किया गया। आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, यदि नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो फिर से करिएगा, और ज़रूर से ज़रूर अपने उन मित्रों को भेजिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लाभ होगा। आपसे यह गुजारिश है कि जितना अधिक हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। तो प्रमुख याम्योत्तर नाम दिया गया, जिसके पूर्व को पूर्व माना गया, जिसके पश्चिम को पश्चिम माना गया। प्रमुख याम्योत्तर जो देशांतर रेखा है उसका नाम 0 डिग्री देशांतर रेखा रखा गया, 0 डिग्री को माना गया। और यहाँ से काउंटिंग करते हुए 180 डिग्री तक जाना तय किया गया। कुल रेखाएं कितनी हैं? 360। 0 डिग्री से पूर्व की ओर 180 और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर 180, दोनों को मिलाइएगा तो 360 होगा। यहीं पर आपको याद दिला दें कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। विषुवत रेखा से उत्तर 90 है और विषुवत रेखा से दक्षिण 90 है और एक भूमध्य रेखा है। सबको मिला करके 181 रेखा बनता है अक्षांश रेखा, जबकि देशांतर रेखाएं 360 हैं। प्रमुख याम्योत्तर तथा 180 याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है। इसके पूर्व को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। जैसे अक्षांश भूमध्य रेखा उत्तरी गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध में बांटता था, उसी तरह यह देशांतर रेखाएं 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व को पूर्वी गोलार्ध और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम को पश्चिमी गोलार्ध के रूप में बांटता है। यह बहुत रोचक बात है कि 180 पूर्व देशांतर रेखा और 180 पश्चिम देशांतर रेखा दोनों एक ही रेखा है। 180 पूर्व देशांतर रेखा, 180 पश्चिम देशांतर रेखा, एक ही रेखा के दो नाम है। आगे चल के इस बारे में पढ़ेंगे। इसे ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा घोषित किया गया है। आगे हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। आइए फिर से हम इस चित्र को देखते हैं। यह 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको प्रमुख याम्योत्तर कहा गया है। इसके जस्ट अपोजिट जाइएगा तो 180 डिग्री रेखा मिलेगी। इसको मुंह जब घुमाएंगे, ग्लोब रहेगा, घुमा के देखिएगा तो इसके अगले हिस्से में 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगी। अब जब यहाँ से काउंट कीजिएगा तो यह 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह से बांटा गया है। तो इसके यहाँ से लेकर 180 डिग्री तक इसकी संख्या 180 है। चलिए यहाँ पर आपको बता दें कि किसी स्थान की स्थिति को जानने के लिए अक्षांश और देशांतर की सही जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप ग्लोब पर उसका पता लगा सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। वह दोनों रेखाओं का मिलान जिस बिंदु पर होगा उसी स्थान पर धुबरी स्थित होगी। इसे हम चित्र से समझते हैं, मैप से समझते हैं। देशांतर रेखा है 90 और यह है 26 डिग्री अक्षांश रेखा।
तो यह जो स्थान है, यही वस्तुस्थिति है कि ध्रुवीय यहीं स्थित होगा। आगे बहुत इंपॉर्टेंट देशांतर और समय की गणना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह, देशांतर और उसकी गणना। देशांतर से हम कैसे समय की गणना करेंगे उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। ग्रीनिच जो लंदन में स्थित है, स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है या होगा, उस समय वहाँ उस यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। मान लेते हैं यह यामोत्तर हुआ, प्रधान यामोत्तर। सूर्य की किरणें जब यहाँ पड़ेगी सीधी, तो यह पूरा जगह या पूरा जो है वह दोपहर कहलाएगा। पूरा जगह है या पूरा एरिया जो है यहाँ पर दोपहर कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, अतः स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व है उस समय को आगे माना जाता है, प्लस माना जाता है, और जो पश्चिम में है उसे पीछे माना जाता है। बढ़िया से समझिएगा, इसे फिर से समझाते हैं। अब देखिए यह ग्लोब है, ग्लोब का यह प्रमुख यामोत्तर है। इसके पूर्व समय प्लस में काउंट होगा, याद रखिएगा। इसके पूर्व में प्लस में काउंट होगा और इसके पश्चिम में, वेस्ट में माइनस में काउंट होगा, याद रखिएगा। इसे इस वर्ल्ड मैप से भी समझ सकते हैं। देखिए यह ग्रीनविच है और ग्रीनविच के आगे प्लस है, यह ग्रीनविच रेखा है, याद रखिएगा। ग्रीनविच रेखा है और इसके आगे प्लस हो रहा है। देखिए इसके आगे प्लस हो रहा है, इसके आगे प्लस हो रहा है और इसके पीछे माइनस। मतलब इस तरफ यदि गणना होगी तो समय प्लस होगा, बढ़ेगा, और इस तरफ गणना होगी, पश्चिम की ओर गणना होगी, तो समय में माइनस होगा। इसका मुख्य कारण यह है, ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी का जो घूर्णन है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है, पृथ्वी का घूर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसीलिए पूर्व पहले आता है। पूर्व की ओर सूर्य की उदय होती है तो समय प्लस हो जाता है, समय ऐड हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बेहतरीन ढंग से समझाया जा रहा है। यदि आपको समझ में आ रहा है बढ़िया से तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के पास शेयर कीजिएगा। जितना अधिक लोगों को लाभ होगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा। आगे चलते हैं। अब इस गणना को हम कुछ इस तरह से समझते हैं। पृथ्वी 24 घंटे में, सबको जानते हैं, 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है। कितना घूमती है? 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है। अर्थात 1 घंटा में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री तक घूम जाती है और इसलिए गणना जब कीजिएगा 1 घंटे में 15 मिनट और 4 मिनट में 1 डिग्री तक घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनिच से 15 डिग्री पूर्व जाइएगा तो कितना बजेगा? उसमें 4 मल्टीपल कर देना है। 15 गुने 4 इक्वल टू 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। अर्थात ग्रीनिच के समय 1 घंटा आगे, अर्थात दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनिच से 15 डिग्री पश्चिम के समय ग्रीनिच समय में से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह 11 बजे होगा। इस प्रकार जब ग्रीनिच पर दोपहर 12 बजे होंगे उसी समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगा। ग्रीनिच पर जब 12 बजे दिन होगा तो वहाँ 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगा। इस गणना को एक और कैलकुलेशन समझते हैं हम लोग। पृथ्वी 360 डिग्री 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है, डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। 60 मिनट में 1 घंटा में 15 डिग्री चक्कर लगाती है, डिवाइड करेंगे 60 मिनट में 15 का तो 4 मिनट आएगा। अर्थात 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। अर्थात एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। इसे समझेंगे, याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं स्थानीय मानक
समय या मानक समय या स्थानीय समय। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीनविच के माध्यम से समय का निर्धारण होता है, पूर्व जाने पर प्लस और पश्चिम जाने पर माइनस होता है। इसी तरह स्थानीय स्तर पर भी समय का निर्धारण होता है। अलग अलग याम्योत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में पश्चिमी स्थान गुजरात के द्वारका तथा पूर्वी स्थान असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसे आगे हम लोग समझेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी भी यामोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। जिस यामोत्तर रेखा को स्थानीय समय माना जाएगा उसी समय को पूरे देश में माना जाएगा। जैसे भारत 83.5 डिग्री 82 भारत 82.5 डिग्री पूर्व के मानक को माना है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व के मानक यामोत्तर को अपना समय रेखा या स्थानीय समय माना है और यही स्थानीय समय पूरे देश का मानक समय माना जाता है 82.5 डिग्री। इसे स्थानीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कैसे आगे है इसे कैलकुलेशन से हम लोग समझ जाएंगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं तब भारत में शाम के 7:30 बजते हैं। 5 घंटा 30 मिनट आगे होता है। इसे हम लोग समझते हैं, यहीं पर अभी कैलकुलेशन करके समझते हैं, फिर एक चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। पहले हम लोग 82 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 328 हुआ। इसमें 30 डिग्री बराबर 2 मिनट में पार करेगा। 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है तो आधे डिग्री पार करने में उसको 2 मिनट का समय लगेगा। तो यह हो जाएगा आपको 330 मिनट 330 मिनट हो जाएगा। अब इस 330 को हम लोग डिवाइड करेंगे। अब इस 330 को हम लोग डिवाइड करेंगे घंटा से, मतलब 60 मिनट से। जब इसको भागा दीजिएगा तो पहले 300 निकाल लीजिए। 300 बराबर 5 घंटा होता है। 6 × 35 60 से मल्टीपल कीजिएगा 5 300 और 30 मतलब आधा घंटा, मतलब 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट लगता है। इस कैलकुलेशन से समझ आइए। और एक हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। वीडियो को आराम से पॉज करके इसे देखें। इन गणनाओं को आप बढ़िया से समझें, अच्छे से समझें और संभव है तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और इसे बार बार देखें। आगे चलते हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रूस है। यहाँ 11 मानक समय को अपनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार के प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। एक जो समय क्षेत्र है वह 15 डिग्री देशांतर तक को घेरता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक क्षेत्र को घेरता है। बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया जा रहा है। इस वीडियो को आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी से जल्दी और लोगों के पास शेयर कीजिएगा। पृथ्वी को 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है जिसमें से प्रत्येक 15 डिग्री के अंतराल के अनुरूप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, इसको याद कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अधिक से अधिक बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और मेरा यह तो कहना है कि आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। चलिए अब इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। आपको पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मेहनत करके पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए